हेलो नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द सीआरएम आईएएस। आज की जो हमारी लेक्चर है बेसिकली इसमें हम लोग 71st बीपीएससी मेंस को लेकर कुछ पीवाईक्यू डिस्कशन करने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी आपका रिजल्ट आ चुका, इसके बाद आंसर की रिलीज की गई। अब तक सारे बच्चों को मालूम चल चुका होगा कि किनका इस बार रिजल्ट हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है। बहरहाल जिनका हो रहा है, जिनका नहीं भी हो रहा है, उन दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको बता दूं कि इस वीडियो में बेसिकली हम पीवाईक्यू यानी 70th बीपीएससी का है ना, जो जीएस2 में जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसको हम समझेंगे कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे लिख सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला वीडियो है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो 70th बीपीएससी की जीएस2 में आई हुई पॉलिटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन है आपका, Article 32 is the heart and soul of the Constitution of India. Article 32 is the heart and soul of the Constitution of India. Of the Constitution of India. Constitution ऑफ इंडिया तो ये बेसिकली क्वेश्चन था आपके जो बीपीएससी में आया हुआ था। आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर ये 7 मार्क्स का भी होता तो हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम होता। तो आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर जब इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप नीचे एक बार वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आंसर कैसे डील करना है, ठीक है। अब इसको कैसे डील करना, देखो भाई, जब आप लिखोगे इसको, वो तो जाहिर सी बात है मार्जिन वाली कॉपी आपको मिलेगी एग्जामिनेशन में, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को डील करोगे सबसे पहले आपका जो अप्रोच होना चाहिए था, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। जो आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन में 30 वर्ड्स में लिखें। चूंकि आपको मालूम है 8 मार्क्स का है तो 120 वर्ड्स में हमें लिखना होगा। कल मैंने बताया भी था, कल की वीडियो में, है ना, कि 1 मार्क्स इज इक्वल टू 15 वर्ड्स अराउंड, ठीक है। कई लोग 12 वर्ड बोलते हैं, लेकिन 15 वर्ड यूपीएससी के पैरामीटर से मैं काउंट करके बता रहा हूं, तो 120 वर्ड है। और मैंने ये बोला था कि इंट्रोडक्शन में 15% यानी 15% वर्ड को लिखना है, ठीक है। तो इंट्रो में 15% वर्ड को लिखना है। इसका सीधा मतलब है कि 30 शब्द में, है ना, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। कई बच्चे बोलेंगे सर इतना कौन कैलकुलेट करने जाए। आपको कैलकुलेट नहीं करना। जब आप बहुत सारे आंसर लिख लोगे ना, वो आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी कि बिना काउंट किए, कैलकुलेट के ही आप उतना इंट्रोडक्शन में 30 या 25 वर्ड में आप आराम से इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन में उसके बारे में लिखना होता है जो मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन का। इस पूरे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, यू विल फाइंड दैट इसमें जो मेन पॉइंट है वो है आर्टिकल 32। माने अगर इसको हटा दो तो पूरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट नजर आएगा। तो इससे मालूम चलता है कि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो हम कैसे लिख सकते थे कि आर्टिकल 32, है ना, आर्टिकल 32 हम ऐसे लिख सकते थे, आर्टिकल 32 कॉल्ड द, है ना, कॉल्ड द heart and soul, is it clear? soul of the, एकदम सेम पॉइंट लिखना है, of the constitution, ठीक है, constitution of India, ठीक है ना, ये लिख सकते थे constitution of India, ठीक है, as said by B.R. अम्बेडकर। क्योंकि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी तो इतना तो मालूम होगा कि ये वाला टर्म किसने कहा था, एज सेड बाय भीमराव अंबेडकर, ठीक है। हालांकि इसको शुरू करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है भीमराव अंबेडकर, जो कि ये बताते हैं। अच्छा, ये जो आपने लिख दिया, अब इसके बाद लिखो कि यह बताता है इस लाइन में, यानी बी आर अम्बेडकर बताते हैं, इट इंश्योर्स, ठीक है, इट इंश्योर्स, ऐसे लिख सकते हैं, इट इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल, ऐसे लिख सकते थे, इट इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स,
ठीक है, आर इनफोर्सेबल, ये लिख सकते थे यहां पे हम लोग इनफोर्सेबल। कितना अच्छा लग रहा है ये इनफोर्सेबल, आप समझ पा रहे हो। इनफोर्सेबल का मतलब होता है इंप्लीमेंट होता है, ये इंप्लीमेंट हो सकते हैं, फिर इनफोर्सेबल मींस कैन बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है, तो ये वाली चीज लिख दी आपने। थोड़ा सा रुक जाएंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके देखता हूं, 1 सेकेंड। ठीक है, इनफोर्सेबल, ठीक है। इसके बाद आप यही सी में इंट्रोडक्शन में एक चीज और लिख सकते थे, इनफोर्सेबल, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल, ठीक है, एज राइट्स विदाउट रेमेडीज वुड बी मीनिंगलेस, एज राइट्स विदाउट ऐसे लिख सकते हैं, एज राइट्स विदाउट रेमेडीज वुड बी मीनिंगलेस, एज राइट विदाउट रेमेडीज वुड बी मीनिंगलेस, तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे। यहां पर बेसिकली मैंने किया क्या है कि मैंने बताया कि भैया ये वाला सेंटेंस किसने कहा और इसका इन्होंने ये वाक्य क्यों कहा था। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा, और क्यों कहा वो भी मैंने यहां पे लिख दिया कि इट इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल एज राइट्स विदाउट रेमेडीज वुड बी मीनिंगलेस। ये चीज आप यहां पे लिख सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव द राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, मान लीजिए आपके पास राइट टू इक्वालिटी या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप इसको अप्रोच नहीं कर सकते, कोई आदमी आकर इसका वायलेशन कर दे और आप इसको लेकर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, सिर्फ ये बताने के लिए कि भैया ये पर्टिकुलर आदमी हमारा ये राइट वायलेट कर रहा है। अगर आप ये अप्रोच नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, तो ये वाली राइट्स तो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करेगी ना, ये तो ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रही है। तो ये सब चारा चीज बेसिकली मैंने इसी वाली एग्जांपल को यहाँ पर एक थ्योरेटिकल लाइन के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। ये लिख सकते थे मीनिंगलेस, प्रोवाइडिंग, है ना, प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग यहां पे लिख सकते थे डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट। तो बोलोगे सर ये बताइए यहां पे हाई कोर्ट क्यों नहीं लिख रहा है? अरे भाई ये आर्टिकल 32 के बारे में बोल रहा है, आर्टिकल 2 to 6 के बारे में नहीं बोल रहा है। तो क्वेश्चन से कई बच्चे यहां पे भटक जाते हो, 2 to 6 के बारे में लिख देंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से भटकना नहीं है, जो पूछा जाए वो लिखो, कंसाइज लिखो, कंटेंट की भी कमी नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट लिखना है, प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है ना, लैंग्वेज पे भी फोकस करना। अब जैसे यही वाला था हमारा, अब यहां पे हमको अगर अंडरलाइन करना होता तो किसको अंडरलाइन करते, क्योंकि अंडरलाइन भी करते चलना है। तो मैंने यहां पे किया हार्ट एंड सोल, ठीक है ना, देखो यहां पर मैंने अंडरलाइन इसको किया, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर बी आर अम्बेडकर, हो गया, ठीक है। फिर यहां पे मैंने लिखा इनफोर्सेबल को कर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही ज्यादा आपको नुकसान पहुंचेगा इससे, ठीक है। तो आप टू द पॉइंट, हर चीज को अंडरलाइन नहीं करना है, जो रिक्वायर्ड है उसी को अंडरलाइन करना है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, डायरेक्ट एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। जब तुम फ्लो चार्ट बनाओगे तो इसके बाद ये थोड़ा और ज्यादा अच्छा दिखेगा। अच्छा, फ्लो चार्ट भी अगर तुम बनाना तो कोशिश ये करना कि फ्लो चार्ट पूरी तरीके से आर्टिकल 32 के इर्द गिर्द घूमे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप फ्लो चार्ट कैसे बना सकते थे कि पहले तुम लिख सकते हो कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एक सिचुएशन दिखा सकते हैं आप फ्लो चार्ट में, वायलेशन ऑफ एफआरस, ठीक है। इसके बाद आदमी कहा जाता है, ये मैं जो फ्लो चार्ट बना रहा हूं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको डिफाइन करते हुए फ्लो चार्ट बनाना, इधर उधर टॉपिक से भटक कर नहीं बनाना है। ये पूरा फ्लो चार्ट देखोगे तो मालूम चलेगा कि भाई अच्छा ऐसे कहा जाता है, इस कारण से कहा जाता है, तो उस कारण को यहां पर फ्लो चार्ट में दिखाना है। अब जैसे भी आप दिखा सकते हो। तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एक व्यक्ति का होता है, ठीक है, वो आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई है, उसमें आर्टिकल 32 है, उसके माध्यम से कहा जाएगा। तो आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 के माध्यम से कहा जाएगा राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, है ना। तो इसको आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 क्या पावर देता है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, एससी, शॉर्ट में लिखना, वर्ड लिमिटेशन में ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेशन होगा तो आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 के तहत उसके पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है अपने राइट के प्रोटेक्शन को लेकर। फिर वही आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 क्या वो उपयोग आगे करेगा, ठीक है।
ठीक है ना, उसको यहां पर दिखा और उसमें क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इंपावर्ड टू इशू रिट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है उस व्यक्ति का जिसका फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो रहा है, जो उसके पास आया है अपनी फंडामेंटल राइट के बचाव के लिए, सुप्रीम कोर्ट 5 बॉडीगार्ड्स यानी 5 रिट्स का उपयोग करके उसकी जो है राइट्स को बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। तो यहां पर लिखो एसी इंपावर्ड टू इशू रिट्स। क्यों रिट्स इशू कर सकती है? आपको मालूम है, उस पर्टिकुलर इंसान के फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन को लेकर। इसके बाद आप आके दिखाइए आर्टिकल 32 है ना, क्लॉज 3 को यहां पर दिखा दो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं यहां पर मिटा देता हूं इसको, ठीक है ना। ठीक है, तो तुम यहां पर दिखा सकते हो ऐसे आर्टिकल 32 क्लॉज 3, ठीक है। इसमें आप दिखा सकते हो कि पार्लियामेंट में इंपावर, पार्लियामेंट में इंपावर, ठीक है। तो ये सारा आपको फ्लो चार्ट में बनाना है। पार्लियामेंट में इंपावर, ठीक है, अदर कोर्ट्स, यानी पार्लियामेंट दूसरे कोर्ट को भी ये शक्ति दे सकती है कि वो उस इंसान के फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हो रहा है उसको रिट्स को इशू करके बचाए, उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट पावर दे रहा है तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट्स को देगा, है ना। ये जो मैंने लिखा इंपावर अदर कोर्ट्स, इसका मतलब किसको ये बोल रहा है? हाई कोर्ट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद तुम यहां पर लिख दो आर्टिकल 32 का क्लॉज 4। बोलोगे सर इतना लिखना होगा तो कैसे नंबर मिलेगा? सब कोई जो लिख रहा हो तो लिखना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी लिखना है, कुछ है नहीं इसमें। आप यहां पे लिखिए आर्टिकल 32 के क्लॉज 4 में कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट नेशनल इमरजेंसी, है ना। कैन नॉट सस्पेंडेड एक्सेप्ट, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ये कहां लिखा गया भैया? आर्टिकल 359 में। तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 32 का क्लॉज 4 में अगर ये लिखा है कि कैन नॉट सस्पेंडेड एक्सेप्ट नेशनल इमरजेंसी, यानी इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता आर्टिकल 32 को, यानी सुप्रीम कोर्ट के रिट्स इशू करने के पावर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, डाउन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो रिट इशू करने का पावर नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, है ना। बाकी और दिनों में इनके पास ये पावर है कि रिट इशू करके लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। एग्जैक्टली आपने सही सुना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें यही लिखा हुआ था, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे समय गुजरता गया 1973 में कि श्री केशवानंदा, श्री जगत गुरु शंकराचार्य केशवानंदा भारती, श्री पडगल गुरु, जब केस 1973 में हुआ तो उस मामले की सुनवाई करते वक्त जो 13 जजेज की जो बेंच थी, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैनशिप बेसिकली जस्टिस हंसराज खन्ना कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आर्टिकल 32 इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ओवर द ईयर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की केसेस हुई, उसमें भी ये बातें देखने को मिली कि आर्टिकल 32 को हमने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहने का ये प्रयास किया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया और इसको जुडिशियल इंडिपेंडेंस से जोड़ दिया गया, है ना, न्यायिक जो हम कह सकते हैं स्वतंत्रता, और न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस खुद में ही एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि माफ कीजिएगा पार्लियामेंट जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं कुछ हिंट ना हो, सुप्रीम कोर्ट इसको क्लोजली मॉनिटर ना करे। इस बात को समझना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट को बदलने की कुछ शक्ति है नहीं, जो जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है उसमें वो बदलाव नहीं कर सकती है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि नहीं, ये जो है सस्पेंड नहीं होगा, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड होगा। आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन ओवर द टाइम 1973 में इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया। तो जाहिर सी बात है जब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा और इसको जो है एब्सोल्यूट बना दिया गया आर्टिकल 32, तो एब्सोल्यूट जब बना आर्टिकल 32 तो उस समय ये जो बात थी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसको जो है नहीं सस्पेंड किया जा सकता है, कहीं ना कहीं उस समय डाउन होती हुई देखी। 1975 में इमरजेंसी लगा, उस समय कहां आर्टिकल 32 को डाउन किया गया, कहां सस्पेंड किया गया? नहीं सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो सो सस्पेंशन इज पॉसिबल ऑन पेपर बट कोर्ट्स प्रोटेक्ट इट स्ट्रांगली। भले वो पेपर में लिखा हो कि भैया सस्पेंड हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, लेकिन कोर्ट ऐसा होने नहीं देगी। 1973 में जब से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना है तो आर्टिकल 32 थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है और इसको इजीली एबॉलिश और सस्पेंड नहीं किया जा सकता। जब जब सस्पेंड करने की बात आती है सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती है कि नहीं भैया सस्पेंड तो नहीं करने देंगे,
ये बात याद रखिएगा। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी में इसको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 1973 के केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया। उस समय से सुप्रीम कोर्ट हर बात पे खड़ी हो जाती, जब भी इसको सस्पेंड करने के बाद पार्लियामेंट करता है तो उस समय, हालांकि अब तक तो नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा है, 1975 के बाद उतनी बड़ी नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी, लेकिन जब भी नेशनल इमरजेंसी में इसको सस्पेंड करने के बाद के सुप्रीम कोर्ट 1973 के केस के बाद खड़ी हुई है, 1975 में भी खड़ी हुई थी आर्टिकल 32 के बचाव में। तो आपको सिंपली लिखना, उतना एक्सप्लेनेशन में जाना ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन जब से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना, ये सिर्फ पेपर में दिखता है कि नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड किया जा सकता है, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बचाव में आ जाती है आर्टिकल 32 का। ये एक बात हुई, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये वाली चीज मैं यहां पे समझा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन आपको ऐसे लिखना है, समझ रहे हो। तो जब ये लिख लो तो इसके बाद फिर क्या करना है कि जैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि भैया उसके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए वो रीट इशू कर सकता है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, है ना, रीट इशू कर सकता है, थोड़ा रुक जाएंगे, रीट इशू कर सकता है। तो वो जब तुम आर्टिकल 32 के क्लॉज 4 को लिख लोगे तो इसके बाद फिर उसके बाद डायग्राम में ऐसे करके, है ना, ये दिखाओ, यहां पर आप देख पा रहे होगे, ऐसे करके दिखाओ कि सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट रीट्स इशू करता है, और कौन कौन, उन 5 रीट्स का नाम लिख दो, है ना। जैसे हैबियस कॉर्पस हो गया, ठीक है, हैबियस कॉर्पस हो गया, कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, ठीक है, मैंडेमस हो गया, ये दिखाएंगे ना, मैंडेमस हो गया। इसके बाद सर्टिवरेरी हो गया, ठीक है, ये यहां पर दिखाइए, दिखाइए यहां पर। इसके बाद यहां पर लिखिए आप प्रोहिबिशन क्वो वारंटो, ठीक है, प्रोहिबिशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्वो वारंटो यहां पर दिखाओ, वारंटो, ये कौन कौन से रेट्स हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसी डायग्राम में दिखाइए। अच्छा, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, आप कोशिश ये कीजिए कि आप इसको मत लिखना। अगर आपको लगता है खाली ऐसे इंपावर्ड इशू रीट से लिख करके आर्टिकल 32 का क्लॉज 3, आर्टिकल 32 का क्लॉज 4 वही लिख कर निकल जाए, उसमें एक्सप्लेन मत करना क्या क्या लिखा हुआ है। आप उतना नहीं कर सकते तो कम से कम आर्टिकल 32 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तो लिख दो कम से कम, ठीक है ना। इसके बाद नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, उसके बाद डायरेक्टली आप इस पे आ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट रेट्स इशू कर सकता है उसके पास, तो भी इनफ होगा फ्लो चार्ट में। तो आपने लिख लिया कि भैया ये रेट्स इशू कर सकता है किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन को लेकर, और इसके बाद दिखाओ कि राइट्स इन्फोर्स तो हो गया। जब जैसी सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू किया तो राइट जो है इन्फोर्स हो चुका, यानी जो है उस व्यक्ति की जो राइट्स है वो बच चुकी, यानी जो लोग वायलेट कर रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट ने उसको बचा लिया, इन्फोर्स्ड। और डेमोक्रेसी प्रिजर्व्ड, यानी डेमोक्रेसी का बचाव हुआ। तो ऐसे लिख सकते थे, 1 सेकेंड, डेमोक्रेसी प्रिजर्व्ड, ठीक है। अब बोलोगे सर ये वर्ड लिमिटेशन से ज्यादा भाग रहा है सर 120 वर्ड से। मैंने वही तो कहा कि ये सिर्फ मैं समझा रहा, मॉडल आंसर में जब बताया जाता है तो ज्यादा ही वर्ड में बताया जाता है, लेकिन मैंने यहां पे आपको क्या बोला कि आप सिर्फ यहां पर जो है आर्टिकल 32 के क्लॉज 1, है ना, क्लॉज 2 को लिखिए, है ना, कि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है डायरेक्टली, आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट इशू कर सकता है, और रीट ये होगा, समझ रहे हो। और इसके बाद जैसे रीट इशू करेगा उस व्यक्ति का राइट इन्फोर्स्ड हो जाएगा, बच जाएगा, और डेमोक्रेसी प्रिजर्व हो जाएगी। ऐसे लेके खत्म करो ना, आर्टिकल 32 क्लॉज 3 क्लॉज 4 नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा आपके फ्लो चार्ट में। जब ये लिख लिए तो इसके बाद सीधे आप बॉडी पे आओ, और इस बात का ध्यान रखना कि जब आंसर लिख रहे हो आप तो लिखते वक्त आप फ्लो ना बिगाड़े, इस बात पे भी हमें ध्यान देना है कि फ्लो आपका नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप बॉडी में आएंगे, और बॉडी में आप क्या करेंगे कि आप डायमेंशन रीच करेंगे आप, ठीक है, डायमेंशन रीच करेंगे, ठीक है ना। तो डायमेंशन क्या हो सकता है क्वेश्चन को देखने के बाद, मैं चाहता हूं एक बार क्वेश्चन देख लो, है ना, क्वेश्चन को देख लो कि क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाएंगे, ये देखिए, ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा, इधर क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 32, तो मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। अब मैं दिखाऊंगा कि आखिर इसको हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है। अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। तो भाई सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि इसको हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है। और मैंने जैसा कहा है 8 मार्क के क्वेश्चन में 2 डायमेंशन डालो। हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है, पहला
एक तो डायमेंशन ये हमारा हुआ। दूसरा कि जब हम ये लिखेंगे तो इसके सपोर्ट में कुछ सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को लिखेंगे। सबसे क्लोज, सबसे बढ़िया तो यही डायमेंशन लग रहा है ना, जो सबसे क्लोज डायमेंशन हो, जो क्वेश्चन को एड्रेस करे, उसको लिखो, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे पहला तो इसको हम लिखेंगे, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को लिखेंगे जो इस बात को सपोर्ट करती है, जो ये बताती है कि आर्टिकल 32 लिटरली हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे बढ़िए। ठीक है, तो 1 सेकंड रुक जाएंगे, समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे थोड़ा बढ़िए और चलिए इसको बॉडी को लिखते हैं, यानी आंसर को लिखते हैं। इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए। है ना, ठीक है, ठीक है। अब सीधे बॉडी में आएंगे, लेकिन इस बात को याद रखना मार्जिन के अंदर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मार्जिन के अंदर लिख रहा हूं। ठीक है, और फ्लो चार्ट में अंडरलाइन करना नहीं है। पहला डायमेंशन हमारा है वाई, है ना, वाई। ठीक है, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, समझ रहे हो बात को, हार्ट एंड सोल। ठीक है, इससे ज्यादा मत लिखो क्योंकि हमारे पास वर्ड भी बहुत कम है। तो हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है? पहला, फर्स्ट, तो लिखिए फर्स्ट में इनफोर्सेबिलिटी, 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 इनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, बिलिटी, इसमें आप लिख सकते थे, क्योंकि इसमें भी 1-2 कीवर्ड लिख दो ज्यादा अच्छा है। राइट्स गेन रियल पावर, राइट्स गेन रियल पावर। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, राइट्स गेन रियल पावर। ठीक है, राइट्स गेन रियल पावर। तो हार्ट एंड सोल क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि आप इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी ये लागू होता है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। आर्टिकल 32 को इन्फोर्स किया जा सकता है। इन्फोर्स मतलब उसका जो काम है वो ग्राउंड लेवल पे दिखता है वो, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी के, आर्टिकल 32 में है क्या कि भाई किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने 5 बॉडीगार्ड यानी इस रीट्स को इशू करके आर्टिकल 32 के अंतर्गत उस व्यक्ति के राइट्स को बचा सकता है। शॉर्ट में अगर कहूं तो यहां पे आर्टिकल 32 का एक्शनेबल यानी इंप्लीमेंट तो हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंटेबल है, एक्शनेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों में लिखा है, यानी इन्फोर्सेबल है। मैंने यहां पे लिख दिया कि पहला तो इन्फोर्सेबल है ना, यानी लोगों के लिए सही में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, है ना, कोई भी आसानी से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है ना। कैन सिटीजन्स कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट। तो यहां पर एक्सेसिबिलिटी लिखो, है ना, एक्सेसिबिलिटी लिखो। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी लिखो। तो ये भी लिखा जा सकता है एक्सेसिबिलिटी, मैंने अभी बता दिया क्यों मैं लिख रहा हूं। सिटीजन्स कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द एपेक्स कोर्ट, सिटीजन्स कैन डायरेक्टली, समझ रहे बात को ना, डायरेक्टली अप्रोच, ठीक है ना, अप्रोच टू द एपेक्स कोर्ट। और यहां पर एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एपेक्स कोर्ट, समझ रहे मेरी बात को। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फ्लो चार्ट लिखा, अब ये एड्रेस कर रहा हूं कि क्यों इसको हार्ट एंड सोल कहा जा रहा है। इसके बाद तीसरा, यानी लिटरली लोगों को मदद कर रहा है, तभी तो लोग आसानी से पहुंच पा रहे हैं एपेक्स कोर्ट के पास अपनी फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके बाद हम लोग इसमें अकाउंटेबिलिटी लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, अकाउंटेबिलिटी, है ना, अकाउंटेबिलिटी, बिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी है। ये भी लिख सकते हैं कि कीप स्टेट एक्शन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, यानी ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और आर्टिकल 32 की जिम्मेदारी है कि जो आर्टिकल 12 में, अरे भाई अगर आपने पढ़ा हो आर्टिकल 12 में स्टेट जो लिखा गया, स्टेट के डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं? जो सेंटर का लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है। चूंकि मैं डिटेल में समझा नहीं सकता, चूंकि मैं आंसर लिखवा रहा हूं, इस पर एक लेक्चर में लूंगा, बस इतना हिंट में समझते जाना। जो कानून बनाने वाली संस्था है, लॉ इनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन है सेंटर में, और जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है, जो लागू करती है, यानी लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूशन, जो लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो सेंटर की है, स्टेट की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी, और लोकल गवर्नमेंट की जैसे पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हो गया, है ना, जो म्युनिसिपैलिटी हो गया, इवन प्राइवेट बॉडीज को भी स्टेट में डाला गया है। इसके लिए मैं कहूंगा कुछ केसेस को पढ़िए, है ना, नरेश सिरधर मेरे जाकर केस को पढ़ो तब मालूम चलेगा। ठीक है,
इसके बाद आप जो है अगर आप एक और जो है जुडिशियरी को भी जो है डाला गया है, जैसे ओल्गा टेलिस केस अगर कभी ध्यान से थोड़ा सा देख लो, MC मेहता केस, बहुत सारी केसेस हैं, है ना, वो मैं समझाऊंगा, यहाँ पर टेंशन ले लेना, उस पर मैं क्लास लूंगा। अब ये चीज ध्यान से सुनो, जुडिशियरी को भी बोला गया कि भैया स्टेट का पार्ट है आर्टिकल 12 में। जब जुडिशियरी अपना काम छोड़ के जब वो एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन का काम करती है तो उस दौरान वो भी आर्टिकल 12 का पार्ट हो जाती है, स्टेट का पार्ट हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी जहां पे 1 रुपया भी गवर्नमेंट का गया है या गवर्नमेंट के रूल से रेगुलेट है, उसको भी माना जाता है। ये कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, उस पर एक लेक्चर ले लूंगा। तो आर्टिकल 12 माने क्या कि जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट से सेंटर की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज, स्टेट के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज, है ना, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, कुछ प्राइवेट बॉडीज जहां पर गवर्नमेंट से जो रेगुलेट हो रही है, गवर्नमेंट लॉ से, या 1 भी रुपया गवर्नमेंट का फंड वहां जा रहा है, या जुडिशियरी जब काम करती है लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशन का, तो वो भी स्टेट का पार्ट हो जाती है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी माने क्या, आर्टिकल 32 स्टेट को अपने औकात में रखती है कि भाई तुम किसी भी व्यक्ति के, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते हो। तो इसमें लिख सकते थे कीप्स स्टेट, समझ रहे मेरी बात को, कीप्स स्टेट एक्शंस विदिन, ठीक है, विदिन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, कि अपने औकात में रहो, किसी के इंडिविजुअल राइट्स को या फंडामेंटल राइट को तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, ठीक है। उसी प्रकार चौथा लिखो जो ये प्रूव करता है कि कैसे आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल है, सेफ गार्ड लिख सकते हो, ठीक है, सेफ गार्ड ये लिखो। अब सेफ गार्ड का मतलब क्या, सील्ड्स डेमोक्रेसी फ्रॉम द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, इसमें लिख सकते थे, है ना, सील्ड्स, ठीक है, सील्ड्स डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी फ्रॉम द मिसयूज ऑफ, ठीक है, यहां पे लिख सकते थे मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। और जरूरी नहीं है कि इसमें आप जो है चारों आप पॉइंट्स लिखो, 3 पॉइंट्स भी लिखोगे तो प्रूफ हो जाएगा। कुल मिला जुला के यहाँ पे वैसे पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को लिखना है जो ये अल्टीमेटली प्रूव करता है कि नहीं भैया आर्टिकल 32 लिटरली एक हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जा सकता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये इन्फोर्सिबिलिटी आर्टिकल 32 में, एक्सेसिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, सेफ गार्ड है, मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये तो एक बात हुई, तो ये मैंने यहां पे जब लिखा, 1 सेकेंड रुक जाएंगे, ठीक है, मैंने जब ये लिखा, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें अगला डायमेंशन लिखूंगा जो बेसिकली ये प्रूफ करेगा कि हाँ भैया ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जा सकता है। आर्टिकल 32 के बारे में कह रहा हूं, तो यहां पे आप लिख दो, अगला डायमेंशन डालो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। हाँ, अगर आप चाहें तो आर्टिकल 32 का यहां पे सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, वो भी एक बहुत क्लोज डायमेंशन हुआ इस क्वेश्चन का। लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायमेंशन मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जो हमारा कंटेंट डेटा भी दे दे रहा है, एग्जामिनर को भी रियलाइज करा दे रहा है, इस बंदे के पास नॉलेज है, इस कैंडिडेट के पास नॉलेज है, और क्वेश्चन की भी रियल डिमांड को एड्रेस कर रहा है और हार्ट एंड सोल वाले पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है, बहुत क्लोज है। तो ये इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने लिखा ऊपर में इन्फोर्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी, सेफगार्ड, वो है क्या, वो तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंसी तो है। तो अगर तुम इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस फिर से लिखोगे तो रिपीटेड वर्ड्स तुमको दिखेंगे, इसलिए बचना, रिपीटेड वर्ड्स नहीं लिखना है। यहां पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट लिखिए, प्रोनाउंसमेंट। पहले आपको बता दूं कि कोई भी एक जब केस तुम सुप्रीम कोर्ट की केस की तुम सुनते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट का केस में ये लिखा गया है और इस जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल 12 से रिलेटेड ये केस है, आर्टिकल 13 से रिलेटेड ये केस है, तो वो जो केस होता है ना उसका सीमा लिमिटेशन सिर्फ आर्टिकल 12 तक ही नहीं रहता है। जब एक केस की सुनवाई करती है, रूलिंग करती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें कई ऐसी बातें करती है जो आर्टिकल 12 से भी रिलेटेड होती है, कई ऐसा लाइन होता है जो तुमको आर्टिकल 14 में भी तुम अटैच कर सकते हो। तो इसलिए किसी एक केस को एक पर्टिकुलर आर्टिकल या प्रोविजन में लिमिट कर देना उचित नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पहला, ये दूसरा डायमेंशन हुआ हमारा, है ना। तो इसमें पॉइंट लिखो, पहला केस लिखो, ऐसे बहुत सारे केसेस है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लिखो, केशवानंदा
हर बच्चे को ये मालूम होगा, तो ये तो आपको एग्जाम में एटलीस्ट याद आ जाएगा, है ना, केशवानंदा भारती केस। ठीक है, ये वाला तो एग्जाम याद आ ही जाएगा आपको, इसलिए मैंने इसी केस का यहाँ पर जिक्र किया। ठीक है, भारती वर्सेस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस था। ठीक है, इसको यहां पे लिखो और लिख दो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, है ना, कि इन्होंने क्या बोला था कि आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आर्टिकल 32 इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही अगर लिखोगे ना, आप देखिए वर्ड लिमिटेशन में मैं लिख रहा हूं, आप अगर चाहें तो यहां पर ये नहीं लिख सकते हैं, है ना, सिर्फ आप केस का नाम लिख दें, किससे रिलेटेड कौन सी केस है, वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि हमें 120 वर्ड्स में लिखना। अच्छा, ये पूरा जो मैं आंसर लिख रहा हूं लगभग 150 से 200 अराउंड वर्ड्स में मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, तो मुझे मॉडल आंसर में ज्यादा ही वर्ड्स में लिखा जाता है। अगर आपको 120 वर्ड्स में लिखना है तो सिंपली आप इसको मत लिखिए, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 लिख दो, एग्जामिनर समझ जाता है। ठीक है ना, कुछ बिना कहे भी कुछ चीजें समझ ली जाती है एग्जामिनर के द्वारा। अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर समझ लगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चे को नॉलेज है। ठीक है ना, इसी प्रकार एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस था मेरे प्यारे बच्चों, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। एल चंद्र कुमार, है ना, अगर आपने सुना हो, चंद्र कुमार वर्सेस यूओआई भी शॉर्ट लिख दो, हमारा वर्ड बच जाएगा इससे, है ना, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997। अच्छा, ये वर्सेस जो है ना, इसको तुम भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, बीच में भी लिख सकते हो। यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997, इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि एसी रीट ज्यूरिडिक्शंस कैन नॉट बी एबॉलिश्ड। एसी रीट्स, है ना, रीट ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन, है ना, कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी डायलेटेड भी लिख सकते हो, ये भी ज्यादा अच्छा होगा, जो एग्जैक्ट वर्ड था सुप्रीम कोर्ट का, डायलेटेड, ये लिख दो। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। एक और केस लिख दो, हालांकि 2 केस भी लिख दोगे तो काफी है ना, इतना भी काफी, उतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो आप इसमें जो है एक और केस भी आप लिख सकते थे। एक और केस लिख दो, यहां पर आपको जो एग्जाम याद आए वो लिख देना, लेकिन एटलीस्ट 2 तो लिख देना आप। जैसे रोमेश थापर एक केस था, है ना, रोमेश थापर केस था एक, ठीक है, थापर केस, रोमेश थापर केस था, स्टेट ऑफ मद्रास के खिलाफ हुआ था 1950 में, स्टेट ऑफ मद्रास के खिलाफ इन्होंने केस किया था रमेश थापर ने। ठीक है, मद्रास, ठीक है, स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950। अब इंटरेस्टिंगली while interpreting this particular case, the Supreme Court of India ruled that कि भाई citizen can approach it directly under Article 32। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली मैं इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द सुप्रीम कोर्ट सेड by ruling this particular case कि citizens can approach it directly under Article 32 to protect their rights। यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी फंडामेंटल राइट के बचाव के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ये जो सिटीजन्स हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स के बचाव के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को सीधे अप्रोच कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए, एसी सेड सिटीजन्स कैन अप्रोच इट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा एड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने आर्टिकल 32 को डिफाइन किया, इसके बाद हमने फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट नीचे हमारा इसमें बना हुआ है। ठीक है, फ्लो चार्ट हमने बनाया, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइएगा, फ्लो चार्ट हमने इसमें बनाया। ठीक है, देख लो यहाँ पर फ्लो चार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये फ्लो चार्ट हमने स्क्रीन पे बनाया और नीचे कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, बनाया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन का ही लास्ट वाला है, ये हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये मैंने सामने आपको लिखकर दिखाया है। इसके बाद तुम देखो यहाँ पर हमारा अगला डायमेंशन हार्ट एंड सोल क्यों कहा गया। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी रिलेटेड केसेस हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, उसमें क्या क्या बातें कही गई।
अब ये जब हुआ तो हम इसके बाद अगला लिखेंगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन की शुरुआत कैसे करेंगे, 10, या फिर सीधे ऐसे लिखो बाय मेकिंग, क्योंकि हर बार 10 हाउएवर इन कंक्लूजन हम शुरू करते हैं, कुछ नए तरीके से शुरू किया जाए। बाय मेकिंग फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सिबल, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल, ठीक है, इनफोर्सेबल। आर्टिकल 32 ट्रांसफॉर्म्स, आर्टिकल 32 यहां कॉमा दे देना, आर्टिकल 32 ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है ना। ये सारा ऐसा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहां पर जो कि आप भी आसानी से कर सकते थे, ठीक है, आपको मालूम है, सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूं, ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस इनटू लिविंग गारंटीज, ठीक है ना, इनटू, ओके, इनटू लिविंग, ठीक है, गारंटीज, ठीक है, गारंटीज प्रिजर्विंग लिबर्टी, प्रिजर्विंग लिबर्टी। अगर भाई हम आर्टिकल 32 अगर सही तरीके से उपयोग हो तो सभी फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन होगा, और हर फंडामेंटल राइट में अगर आप देखिए कहीं लिबर्टी का टेस्ट दिखाई देगा, कहीं जस्टिस का, कहीं डेमोक्रेसी को, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं कि वैल्यूज भी बसती है इससे, लिबर्टी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, समझ रहे मेरी बात को, एंड डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी, देख लो कितना अच्छा लिखा गया है, एंड डेमोक्रेसी। अच्छा, ये जो मैंने लिबर्टी, जस्टिस, डेमोक्रेसी बोला, इसे पॉलिटिकल वैल्यूज कहा जाता है, वाइल मेंटेनिंग द, ठीक है ना, वाइल मेंटेनिंग, हालांकि यहां पे भी खत्म किया जा सकता था यहां पर, लेकिन मैं आगे आपको बता रहा हूं, 120 वर्ड्स में लिखना है तो वहीं तक खत्म कर दो, लेकिन फिर भी मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है ना। वाइल प्रिजर्विंग ऐसे लिख सकते हैं, वाइल मेंटेनिंग द सुपरमेसी, ठीक है, वाइल मेंटेनिंग द सुपरमेसी, द सुपरमेसी, ठीक है ना, वाइल मेंटेनिंग द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, अगेंस्ट, समझ पा रहे मेरी बात को, यहां तक क्लियर हो रहा होगा मुझे मालूम है, ठीक है, अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते थे कि जो मनमानी जो सरकार की और जो राज्य की शक्तियां होती है उसके खिलाफ आर्टिकल 32 हमारी फंडामेंटल राइट्स को बचाती है, आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन, इज इट क्लियर, स्टेट एक्शन। तो इस तरीके से हम इस पूरे एसे को पूरे इस आंसर को लिख सकते थे, जो हमारा पॉलिटी का GS2 का ये पहला क्वेश्चन है 70th BPSC का। अब अगर इसमें हम अंडरलाइन करना चाहें तो हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, बस इसमें और कुछ अंडरलाइन करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद इसमें अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन इसमें अगर करना है तो कैन नॉट बी डायलेटेड कर लिखो, अंडरलाइन कर, ठीक है ना। अब इसमें पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। इसमें अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को कर सकते हो, ठीक है, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी को कर सकते हो, या सील डेमोक्रेसी को, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं। आपने देखा इसमें मैंने टू द पॉइंट आंसर लिखा हुआ है, कंटेंट की कमी नहीं है, कंपोज भी अच्छा है, कंसाइज भी अच्छा है, लैंग्वेज भी अच्छा है ना। इसमें मैंने प्रेजेंटेशन का भी बिल्कुल ख्याल रखा, जब आप खुद लिखोगे तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखेगा। ज्यादा कई बार क्या होता है ना कि कई बच्चों को नॉलेज बहुत ज्यादा होता है और वो सोचते हैं कि यार ये वाला भी चीज डाल देते हैं, ये वाला भी चीज डाल देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप कभी नानी घर जाते थे, आपने देखा होगा कि नानी आपसे जनरली नानी सबसे बहुत प्रेम करती है, तो नानी को आपने देखा होगा, ग्रैंड मदर को, कि जब आपको 2 रोटी देती होगी ना, 2 रोटी खाने के लिए, तो जब आप खा लेते होगे, पेट भर जाता होगा, तो तीसरा रोटी भी लाके डाल देती होगी। वो प्रेम है, बहुत अच्छी प्रेम माँ वहां पे दिखा रही है ना। उसको कई लोग माँ भी बोलते हैं नानी को अपना, ठीक है। तो नानी बहुत ज्यादा प्रेम दिखा रही है, लेकिन कभी कभी वो प्रेम अधिकता होने के कारण इरिटेशन का कारण बनती है।
हालांकि प्रेम तो प्रेम होता है, लेकिन वो वाली चीज यहां पर लागू मत करना। यहां पर ज्यादा नॉलेज नहीं डालना है, जो पूछा गया वही लिखकर निकलो। नानी जैसा ज्यादा रोटी नहीं देना है, अपना ज्यादा नॉलेज नहीं दिखाना है, नहीं तो एग्जामिनर को इरिटेट कर देगा, फिर फालतू का तुम्हारा वो नंबर वहां पे कट जाएगा। तो ये वाला आंसर आपने देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। आज के लिए इतना ही, मैं कल दूसरे क्वेश्चन के साथ आऊंगा। आपका कोई कमेंट होगा जरूर आप लोग जो है मैसेज में जो हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आपकी सजेशन है आपका वो डाल सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीखे होगे, और अगर लिटरली कुछ सीखे हो तो इसको जरूर शेयर करो, है ना। थोड़ा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हम सभी भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे आप सभी को। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।